सीरीज़ को शुरुआत कर रहे हैं जो कि हमारे जेईई का आपके जितने भी चारों सब्जेक्ट्स हैं सभी के एमसीक्यूज़ वीडियो को मैं कवर करवाऊंगा इस पार्टिकुलर सीरीज़ के माध्यम से। तो दोस्तों आज हम लोग सबसे पहले आईएएनआईएफएस के यूनिट 1 के एमसीक्यूज़ पोर्शन को कवर करेंगे। यूनिट 1 का टॉपिक है एन ओवरव्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स। सो फ्रेंड्स डू सब्सक्राइब आवर चैनल। अब से दोस्तों आपको पीपीबी का, आईएएनआईएफएस का, एएफएम का और दोस्तों आरबीडब्ल्यूएम का सभी का आपको एमसीक्यू सेशन डेली लाइव सेशन के फॉर्म में कवर किया जाएगा, जो कि मैक्सिमम टाइम शाम में या कभी कभी सुबह में भी कंडक्ट होगा। सो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको लाइव सेशन शुरुआत करने से पहले आज का मैं आपको ऑफ़र बताना चाहता हूँ। बेसिकली ये ऑफ़र आज ही ख़त्म होगा। मॉक टेस्ट के जितने भी कोर्सेज हैं हमारे सभी पे दोस्तों प्राइस जो है कल से बढ़ने वाला है और आज दोस्तों आपको 11% ऑफर दिया जा रहा है। आप कूपन कोड को यूज़ कर सकते हैं मॉक 11 हमारा कूपन कोड है, उसे आप यूज़ करें और दोस्तों 11% डिस्काउंट का लाभ उठाएं किसी भी मॉक टेस्ट की कोर्स में। तो ज़रूर इनरोल करें। कहाँ इनरोल करना है दोस्तों? तो हमारा जेईई एनसीईआरटी मेड सिंपल का ऐप है, इसे इंस्टॉल कर लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो प्लीज़ इंस्टॉल दिस ऐप एंड ग्रैब द ऑफ़र। इस ऑफ़र को ग्रैब करें। The app name is JIV NCIB Made Simple. Okay. सो फ्रेंड्स चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने एमसीक्यू सेशन को पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पूछा जा रहा है कि किस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों थोड़ा मैं आपको बता दूं कि देखिए हमारा जो एमसीक्यू का सेशन रहेगा वो केवल ऐसा नहीं कि मैंने आपको क्वेश्चन पूछा आंसर दे दिया, नहीं, मैं आपको एक एक ऑप्शन को समझाऊंगा। बेसिकली प्राइमरी सेक्टर क्या है? तो बेसिकली ये डील करता है दोस्तों रॉ मटेरियल से। सो दिस डील्स विथ रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द अर्थ, राइट, लाइक फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है दोस्तों? सेकेंडरी सेक्टर जो है हमारा रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करना होता है, राइट। सो हम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं तो ये सेकेंडरी सेक्टर होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं मैन्युफैक्चरिंग हो गया, राइट, उसके बाद दोस्तों कंस्ट्रक्शन हो गया, ये सभी हमारे सेकेंडरी सेक्टर हैं। टर्सरी सेक्टर क्या होता है? जो कि सर्विस प्रोवाइड करता है बिजनेस को या इंडिविजुअल को। तो ये बेसिकली क्या करता है? सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो दोस्तों क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किस सेक्टर का है। आपको मैंने तीनों सेक्टर का मतलब समझा दिया। तो याद रखिएगा दोस्तों भारत में टर्सरी सेक्टर जो है लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है हमारे इंडियन इकोनॉमी का, जो कि लगभग 53.89%, ठीक है, जीडीपी का कंट्रीब्यूट करता है। ये डाटा दोस्तों 2021 का डेटा है, राइट। 2021 का डेटा है कि टर्सरी सेक्टर कंट्रीब्यूट 53.89% ऑफ जीडीपी, वाइल प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूट 20.19%, जबकि दोस्तों सेकेंडरी सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है 25.92%। सो प्लीज़ रिमेंबर दैट द परसेंटेज एलोकेशन। तो टर्सरी सेक्टर बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है क्योंकि दोस्तों हमारा जो सर्विसेज हैं डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कस्टमर के द्वारा इसका डिमांड बढ़ते जा रहा है। प्राइम अब आपसे मान लीजिए क्वेश्चन एक और पूछ सकता है कि बताइए सबसे स्मॉलेस्ट सेक्टर कौन सा है। तो प्राइमरी सेक्टर सबसे स्मॉलेस्ट है, लेकिन सबसे ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ पीपल को एम्प्लॉय यही करता है। याद रखिएगा, देखिए एक क्वेश्चन से कितना सवाल बन सकता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयर यही है, कौन? प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। और सेकेंडरी सेक्टर भी जरूरी है हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए, राइट। तो आपने कंट्रीब्यूशन देख लिया ना जीडीपी का कितना कितना परसेंटेज है। प्लीज रिमेंबर दिस जीडीपी कंट्रीब्यूशन बिकॉज द क्वेश्चन समटाइम्स इज आस्क्ड रिलेटेड टू द जीडीपी कंट्रीब्यूशन आल्सो। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। आइए दोस्तों हम लोग आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है। एज पर द एंगस मेडिसन डेटाबेस। तो एंगस मेडिसन के डेटाबेस के अकॉर्डिंगली आपसे सवाल पूछा जा रहा है, इंडिया शेयर टू ग्लोबल जीडीपी वाज हाउ मच परसेंट इन 1600 एडी। अब देखिए ये 1600 एडी की बात की जा रही है कि 1600 एडी में एंगस मेडिसन के डेटाबेस के अकॉर्डिंगली इंडिया ग्लोबल जीडीपी कितना था, राइट। सो व्हाट वाज द इंडियन ग्लोबल जीडीपी। सो फ्रेंड्स ये एक्चुअली ये डाटाबेस क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं ये एंगस मेडिसन है कौन। सो दिस एंगस मेडिसन वाज अ ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हु क्रिएटेड अ डेटाबेस ऑफ हिस्टोरिकल इकोनॉमिक डेटा, राइट। तो दोस्तों उनका जो डेटाबेस था उसमें एस्टिमेट किया गया कि भारत का जो ग्लोबल जीडीपी का शेयर था वो 1600 एडी में 23% था, राइट। देखिए ऑप्शन ए गलत है, 5% कर रहा है, क्योंकि दोस्तों इंडियन ग्लोबल जीडीपी जो है 5% से काफ़ी ज़्यादा था, तो ये तो होगा नहीं। 10% से भी काफ़ी ज़्यादा था, राइट। और दोस्तों यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर
सी दैट इज़ 23%। चाइना का मैं आपको बता दूं, चाइना का उस वक्त का ग्लोबल जीडीपी था कंट्रीब्यूशन 29%। ठीक है, यूरोप का बता दूं आपको, तो यूरोप का था दोस्तों 18%, और भारत का बता दूं तो भारत का था दोस्तों 23%। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस डेटा दैट व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी फॉर दीज थ्री कंट्री लाइक इंडिया, चाइना एंड यूरोप। सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 3। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा जा रहा है कि लो पर कैपिटा इनकम जो है उसके पीछे कौन कंट्रीब्यूटर है, राइट। सो लो पर कैपिटा इनकम इस के पीछे कंट्रीब्यूटर कौन है, दिस इज द क्वेश्चन दैट हैव बीन आस्क्ड। सो प्लीज टेल दैट विच इज द मेन कंट्रीब्यूटर टुवर्ड लो पर कैपिटा इनकम। सो फ्रेंड्स देखिए, इसका सही जवाब है, आपको मैं बताता हूँ बेसिकली व्हाट इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। सो देखिए, पॉवर्टी क्या होता है, एक ऐसा कंडीशन होता है जहाँ पे लोग बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ को लैक करते हैं, जैसे फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग, हेल्थ केयर। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, वैसा कंडीशन होता है जहाँ पे लोग एक्टिवली काम करते हैं लेकिन जॉब उन्हें नहीं मिल पाता है। इलिटरेसी एक ऐसा कंडीशन होता है जहाँ पे लोग ना लिख सकते हैं ना पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, पॉवर्टी के अलावा अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी, ठीक है, ये सब कुछ और फैक्टर्स भी हैं। जैसे मैं आपको कुछ और फैक्टर्स का नाम बताऊं, जैसे इनइक्वालिटी इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, उसके अलावा दोस्तों पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, ठीक है, नेचुरल डिजास्टर। तो दोस्तों ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं लो पर कैपिटा इनकम के लिए। तो पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी तो है ही है, तो ऑप्शन नंबर डी इज मोर करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, दैट पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इलिटरेसी, राइट। तो ये आपको यदि लो पर कैपिटा इनकम के इशू को एड्रेस करना है तो आपको ये 3 मेजर फैक्टर को एड्रेस करना पड़ेगा। व्हाट आर द 3 मेजर फैक्टर, दैट पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इलिटरेसी। सो प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा जा रहा है, द क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड इन क्वेश्चन नंबर 4 दैट कंट्रीज दैट हैव पर कैपिटा इनकम, countries that have per capita income between how much? So question is, country that have per capita income between which range falls under the category of lower middle income country. So friends, this video is bilingual. I am trying to explain in English also and Hindi also, so take help of these videos. Okay, so now per capita income कितना होना चाहिए ताकि वो lower middle class income के category में fall करे। Okay, so this is the question. सो नाउ लेट्स आंसर दिस क्वेश्चन। देखिए, वर्ल्ड बैंक, इसको मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड समझा दूं तब आप इसका जवाब सही से दे पाएंगे। सो लेट मी टॉक लिटिल बिट अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ द क्वेश्चन। सी, वर्ल्ड बैंक ने दोस्तों 4 इनकम ग्रुप में क्लासीफाई किया, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर जीएनआई पर कैपिटल। तो ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटल के बेसिस पे वर्ल्ड बैंक ने 4 पार्ट में क्लासीफाई किया। एक होता है दोस्तों लोअर इनकम। पहला क्या होता है, इसको याद रखिएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ। पहला होता है दोस्तों लोअर इनकम। सो बेसिकली दिस इज अ ऑब्जेक्टिव बेस्ड लर्निंग सेशन। मैं आपको ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूँ, उसके बेसिस पे कंसेप्ट है वो मैं समझा रहा हूँ। सो देखिए, लोअर इनकम इकोनॉमी में क्या होता है, इनका जो जीएनआई है वो $1036 से लेकर इससे कम होता है, लेस देन और इक्वल टू $1036, ठीक है। इसको मैं आपको चार्ट बेसिस पे समझाता हूँ। देखिए, $1036 से यदि कम रहता है तो ये इन्हें हम लोग कहते हैं दोस्तों लो इनकम, ठीक है। चलिए, दिस इज़ अ टेबुलर परफेक्ट वे लाइन डायग्राम। उसके बाद दोस्तों जिनका जीएनआई, जिनका ग्रॉस नेशनल इनकम 1036 से लेकर 4045 तक होता है, ठीक है, तो उन्हें हम लोग लोअर मिडिल इनकम कहते हैं, लोअर मिडिल इनकम। ओके, लोअर मिडिल इनकम जिनका 404 से लेकर $12,535 तक रहता है जीएनआई, तो वो आते हैं दोस्तों हमारे अपर मिडिल इनकम में। दे कम्स अंडर अपर मिडिल इनकम। और जिनका जीएनआई 1235 से लेकर 12,535 से ऊपर होता है तो वो आते हैं हाई इनकम इकोनॉमी में।
सो प्लीज़ रिमेंबर दिस क्लासिफिकेशन। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि लोअर मिडिल इनकम, ये वाला रेंज है। सो लोअर मिडिल इनकम का कौन सा रेंज है बताइए। सो सी दिस इज द रेंज फ्रॉम दिस टू दिस। सो दिस इज बेसिकली 996 टू 3895। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। देखिए आप जरा सभी ऑप्शन को जरा देख लीजिए, बताइए ऑप्शन ए जो है वो कौन से रेंज में आएगा बताइए। ऑप्शन ए को देखिए क्या लग रहा है आपको। मैं आपको इसमें से इरेज कर देता हूँ। बताइए दोस्तों कि ये जो ऑप्शन ए है वो कौन से रेंज में आएगा। तो ऑप्शन ए दोस्तों ये किसका रेंज है, देखिए $100 से लेकर $990। तो ये है दोस्तों हमारा लोअर इनकम का, लो इनकम का। तो अगली बार क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ लो इनकम का कौन सा रेंज है। ऑप्शन सी क्यों गलत है, क्योंकि ऑप्शन सी कर रहा है 3895 टू 4200। सो बेसिकली ये रेंज है अपर मिडिल इनकम का, ये रेंज है दोस्तों अपर मिडिल इनकम का, और नन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। सो प्लीज रिमेंबर दिस पार्टिकुलर टेबल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 6 दैट वी हैव, आई थिंक वी हैव स्किप क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पहले कर लेते हैं। लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट एंड देन आफ्टर वी विल सी स्विच टू क्वेश्चन नंबर 6। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है। लेट्स सी द क्वेश्चन दैट इंडिया शेयर ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी वाज हाउ मच इन 1600 AD एंड बाय द टाइम ब्रिटिश लेफ्ट in 1947 इट हैज shrunk टू ओनली हाउ मच परसेंट, दिस परसेंट। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया है, 20, 5, 23, 5, 23, 3 एंड नन ऑफ द अबव। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर मैं आपको बताता हूँ। सो बिफोर आंसरिंग दिस क्वेश्चन लेट मी टॉक लिटिल बिट अबाउट दिस क्वेश्चन। सी देखिए एंगस मेडिसन का ही ये डाटा है कि बेसिकली वो ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने एक डेटाबेस क्रिएट किया था हिस्टोरिकल इकोनॉमिक डेटा का। तो इंडिया का जो शेयर था ग्लोबल इकोनॉमी का वो मैंने अभी आपको कितना बताया था बताइए, 23.6%। अभी मैंने बताया था ना 1600 AD में 23.6 था। लेकिन जैसे वो ब्रिटिश छोड़ के गए भारत 1947 में, तो दोस्तों ये पता है कितना हो गया था, ये मात्र 3.8% था। कितना था, 3.8%। इट डिक्लाइन टू 3.8%। सो बेसिकली इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स थे। पहला था कॉलोनियल रूल, पहला फैक्टर था दोस्तों कॉलोनियल पॉलिसी, ठीक है, ये पहला फैक्टर था। दूसरा फैक्टर था भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का डिक्लाइन होना, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रीजन। तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि पॉवर्टी बहुत ज़्यादा था, इलिटरेसी बहुत ज़्यादा था, ठीक है, तो ये भी सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न था कि हमारा जीडीपी डिक्लाइन होने का। तो इंडिया का जो ग्लोबल इकोनॉमी का जो शेयर डिक्लाइन हुआ, इसका सिग्निफिकेंट इफेक्ट पड़ा कंट्री के डेवलपमेंट में। इससे डिफ़िकल्ट हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना, एजुकेशन में इन्वेस्ट करना, हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करना, और ये डिफ़िकल्ट हो गया कि भारत जो है ग्लोबल इकोनॉमी में कम्पीट कर सके, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस के बाद से भारत एक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस किया है पॉवर्टी और इलिटरेसी को रिड्यूस करने में, लेकिन अभी भी ग्लोबल इकोनॉमी का जो शेयर है भारत का वो काफ़ी नीचे है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 6 को आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा क्रिएट किया गया था, क्यों। अब जरा देखते हैं ऑप्शन को, जरा देखते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन इट इज़। सो क्वेश्चन इज व्हाई इंफ्रास्ट्रक्चर वाज क्रिएटेड बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्यों उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट किया था। सो दिस इज द क्वेश्चन। ऑप्शन ए टू इंडस्ट्रियलाइज इंडिया, ऑप्शन बी टू इम्प्रूव द इंडियन इकोनॉमिक सिचुएशन, ऑप्शन सी टू एक्सप्लॉइट इंडियन रॉ मटेरियल, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो प्लीज टेल व्हाट इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। यू कैन टाइप इन द कमेंट सेक्शन, इन द चैट बॉक्स सेक्शन। सो नाउ देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण का प्राइमरी पर्पज था कि वो एक्सप्लॉइट करें। द प्राइमरी पर्पज वाज टू एक्सप्लॉइट द कंट्री रॉ मटेरियल। द कंपनी ने क्या किया, रोड बनाया, रेलवे बनाया, कैनाल्स बनाया, ताकि रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर सकें, राइट, रोड, रेल, ओके, कैनाल्स, ओके। तो बेसिकली कंपनी ने इंफ्रास्ट्रक्चर भारत को इंडस्ट्रियलाइज करने के लिए नहीं बनाया था, राइट। इनफैक्ट द कंपनी का जो पॉलिसी था इसका अपोजिट इफेक्ट था। जैसे मान लीजिए कि कंपनी का टैक्स पॉलिसी था, एक मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, इंडस्ट्रियलाइज करने के लिए बिल्कुल नहीं बनाया था। जैसे कंपनी का जो टैक्स पॉलिसी था, ठीक है, वो भारत बिजनेस के लिए, भारत के जो बिजनेसमैन थे उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता था कि वो ब्रिटिश के बिजनेस के साथ कम्पीट कर सकें, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों इसी कारण से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पॉलिसी था, भारतीय इकोनॉमी जो है डिपेंडेंट हो गया रॉ मटेरियल के एक्सपोर्ट पे, जिस कारण से दोस्तों ग्लोबल मार्केट का फ्लक्चुएशन का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने लगा, राइट। और आज के समय में इंडिया जो है बहुत ही ज़्यादा हेविली इन्वेस्ट कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, और इस इन्वेस्टमेंट का एम है कि कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करें, राइट। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव।
So the next question is pre-independence India, right? So let's see the question. Question is regarding द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड वाट कैरेक्टराइज बाय, यानी दोस्तों इंडिपेंडेंस का जो पहला पीरियड था उसमें उसका कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछा जा रहा है कि उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था. ऑप्शन ए है हमारा इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी है इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी है स्टैग्नेशन इन इकोनॉमी, ऑप्शन डी है बोथ ए और बी. तो बताइए दोस्तों प्री इंडिपेंडेंस पीरियड का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था. देखिए प्री इंडिपेंडेंस पीरियड का कैरेक्टरिस्टिक्स था स्टैग्नेशन इन इकोनॉमी. क्यों स्टैग्नेशन इन इकोनॉमी? ठीक है, देखिए पहला कारण था कि जो ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट का जो इकोनॉमिक पॉलिसी था, ठीक है, तो ये स्टैग्नेशन इकोनॉमी इज द करेक्ट आंसर. सबसे पहला कारण है इकोनॉमी पॉलिसी, जो ब्रिटिश सरकार थी उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी जो कि ब्रिटिश बिजनेस को फेवर करती थी और इंडियन बिजनेस और फार्मर को डिसफेवर करती थी. दूसरा कारण था कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का डिक्लाइन होना. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या हुआ दोस्तों? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है डिक्लाइन हुआ, ये दूसरा कारण था. तीसरा रीज़न था दोस्तों पॉवर्टी और इलिटरेसी का हाई लेवल. ओके, सो पॉवर्टी, इलिटरेसी, इसका हाई लेवल होना. तो इन सभी फैक्टर के कारण जो भारत का इकोनॉमी था, भारत का जो अर्थव्यवस्था था, वो बहुत स्लो रेट से ग्रो किया ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड. ठीक है, ऑलमोस्ट स्टैग्नेशन था और कुछ प्रोडक्शन में ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्शन में कुछ इंक्रीज हुआ इस पीरियड में, लेकिन वो एकम्पनीड नहीं हुआ कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्टिविटी इंक्रीज से. राइट, कुछ तो इंक्रीज हुआ, राइट, कुछ तो प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ लेकिन प्रोडक्टिविटी उतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ. और स्टैग्नेशन का बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ा कंट्री के डेवलपमेंट में. ये जो स्टैग्नेशन था हमारे अर्थव्यवस्था में, दिस हैज़ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन कंट्रीज डेवलपमेंट. तो ये भारत के लिए डिफ़िकल्ट हो गया कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करे और डिफ़िकल्ट हो गया कि वो कम्पीट कर सके ग्लोबल इकोनॉमी में. ठीक है, तो यही था दोस्तों हमारा प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में. और ऑब्वियसली बात है इंडिपेंडेंस के बाद तो बहुत ज़्यादा सुधार आया है. ठीक है, इन्वेस्टमेंट हुआ है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में एंड अदर सेक्टर्स. ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8. So let's see what is the question number 8. Question number 8 is which of the following is the correct independence correct statement following independence and start of the planning process. आपको पता होगा दोस्तों कि इंडिपेंडेंस जब हमें मिला उसके बाद प्लानिंग प्रोसेस का शुरुआत हुआ. तो सवाल में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है इंडिपेंडेंस के बाद का और प्लानिंग प्रोसेस के शुरुआत होने का. ऑप्शन ए कह रहा है कि एग्रीकल्चर का जो शेयर है वो बढ़ा, बी कह रहा है कि इंडस्ट्री और सर्विसेज का शेयर बढ़ा, सी कह रहा है कि इंडस्ट्री और सर्विसेज का शेयर घटा और डी कह रहा है कि एग्रीकल्चर का शेयर घटा. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपने यदि पढ़ा है तभी इसका जवाब दे पाएंगे. देखिए मैं आपको बैकग्राउंड समझाता हूँ. देखिए इंडिपेंडेंस के बाद और प्लानिंग प्रोसेस के स्टार्ट होने से पहले, ठीक है, एग्रीकल्चर का जो शेयर था वो घटा. ठीक है, मतलब ऑप्शन डी सही है. और जो हमारा इंडस्ट्री और सर्विस का जो शेयर था वो बढ़ा, यानी ऑप्शन बी सही है. देखिए हुआ क्या, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझाता हूँ. 1950 से 51 के बीच में एग्रीकल्चर का जो अकाउंटिंग था वो था 55%. कितना था जीडीपी का? इंडिया का जीडीपी का 55% था एग्रीकल्चर का. लेकिन जैसे 2020 और 21 का डेटा है, एग्रीकल्चर सेक्टर का जो शेयर है वो मात्र 15% है. ठीक है, ये तो एग्रीकल्चर सेक्टर का रहा. ये किसका रहा दोस्तों? एग्रीकल्चर सेक्टर का. यदि हम इंडस्ट्री सेक्टर की बात करें, इफ़ यू टॉक अबाउट दिस इंडस्ट्री सेक्टर, तो इंडस्ट्री सेक्टर का जो शेयर है 1950 से लेकर 51 तक ये था हमारा, दिस वाज 25%. ओके, एंड ये 2020-21 में ये शेयर जो है बढ़कर 25% से बढ़कर 27% से बढ़कर ये हमारा इंडस्ट्री सेक्टर का डाटा है. तो इंडस्ट्री सेक्टर का 25% था 2021 में, ये हो गया दोस्तों. यहाँ पे एक मिस्टेक है, लेट मी करेक्ट इट. सो यहाँ पे 18% था. दिस वाज नॉट 18, दिस वाज नॉट 25%, दिस वाज 18% एंड दिस हैज़ इंक्रीज टू 25 सेक्टर. तो सर्विस सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन था 1950-51 में वो था 27%, अब बढ़कर हो गया 59%. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेक्टोरल जो हमारा कंपोजिशन है इंडियन इकोनॉमी का उसमें शिफ्ट हुआ है. उसका क्या क्या कारण है? पहला कारण है कि जो हमारा सरकार का फोकस है इंडस्ट्रियलाइजेशन पे और सर्विस सेक्टर के डेवलपमेंट पे. दूसरा कारण है ग्रीन रिवॉल्यूशन, राइट, ग्रीन रिवॉल्यूशन. तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में. तीसरा कारण है पॉपुलेशन ग्रोथ.
जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डालता है, ठीक है। तो इसका ये जो हमारा सेक्टोरल कंपोजिशन में शिफ्ट हुआ है, इसका सिग्निफिकेंट इंपैक्ट पड़ा है कंट्री के डेवलपमेंट में। इस कारण से दोस्तों कंट्री का जो जीडीपी और पर कैपिटा इनकम बढ़ा है, और इस कारण से नए जॉब भी क्रिएट हुए हैं, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं, ठीक है, जैसे इनकम इनइक्वालिटी का बढ़ना। सो दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है बी एंड डी। ओके, प्लीज रिमेंबर, एग्रीकल्चर सेक्टर का घटना और हमारा बाकी सेक्टर का बढ़ना, राइट, बाकी सेक्टर का जीडीपी कंट्रीब्यूशन में बढ़ना। सो नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइन करता है होम चार्जेस को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपके बुक से लिया गया है। एवरी क्वेश्चन हैव बीन टेकन फ्रॉम योर मैक्मिलन बुक। ओके, सो द क्वेश्चन इज रिगार्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग होम चार्जेस। बताइए होम चार्ज के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। सो देखिए ऑप्शन को देखते हैं। द चार्ज दैट वे कलेक्टेड रेंट फ्रॉम इंडिया ड्यूरिंग कॉलोनियल एरिया, द कॉलोनियल गवर्नमेंट ट्रांसफर। देखिए होम चार्ज एक सिस्टम था, ठीक है, पेमेंट का, जो कि ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट ने बनाया था भारत में, राइट। तो इसमें क्या होता था कि इस पेमेंट के अंदर सैलरीज आते थे, पेंशन आते थे, ठीक है, किसका? ब्रिटिश ऑफिशियल का, जो कि भारत में सर्व किए हैं, और जो कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द इंडियन ऑफिस इन लंदन। तो होम चार्ज एक मेजर ड्रेन था इंडियन इकोनॉमी में। सो दिस वाज अ मेजर ड्रेन ऑन इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। ये लगभग भारत का जो सरकार का रेवेन्यू था उसका 20% के बराबर होता था। मतलब एक सिग्निफिकेंट पोर्शन था वेल्थ जो कि इंडिया में जनरेट हो रहा है, वो ब्रिटेन को ट्रांसफ़र कर दिया जाता था। इसको फाइनली 1935 में एबॉलिश कर दिया गया, लेकिन दोस्तों इसका लास्टिंग इम्पैक्ट पड़ा था इंडियन इकोनॉमी में, क्योंकि कंट्री का पॉवर्टी और अंडर डेवलपमेंट में इसका सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन था। किसका? होम चार्जेस का, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन ए को जरा देखते हैं। द चार्जेस दैट वर कलेक्टेड रेंट फ्रॉम इंडियन ड्यूरिंग कॉलोनियल एरा। देखिए होम चार्जेस रेंट पेमेंट नहीं था, सो दिस इज रॉन्ग। ऑप्शन बी को जरा देखते हैं कि यहाँ पे कह रहा है कि ट्रांसफ़र ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि होम चार्जेस के अंदर दोस्तों रॉ मटेरियल का ट्रांसफ़र नहीं होता था, तो ये भी ऑप्शन गलत है, ठीक है। ऑप्शन डी क्योंकि दोस्तों अब ऑप्शन सी को जरा देखते हैं कि कॉलोनियल गवर्नमेंट ऑफिशियल ट्रांसफ़र ऑफ मनी। मैंने बताया ना कि एक पेमेंट का सिस्टम था जो कि ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट ने भारत में किया था टू द ब्रिटिश ट्रेजरी। मतलब इसके अंदर जो सैलरीज हैं, जो पेंशन्स हैं ब्रिटिश ऑफिशियल का जो भारत में सर्व किए हैं, ठीक है, वो दिया जाता था, और जो भारत का जो ऑफिस है लंदन में, उसको मेंटेन करने का जो खर्चा है वो भारत से लिया जाता था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो दैट इज द होम चार्ज। सो दिस इज हाउ वी एक्सप्लेन ईच एंड एवरी कंसेप्ट सो दैट द कंसेप्ट बिकम मोर क्लियर टू यू। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर है। इसमें पूछा जा रहा है कि भारत का ग्रोथ रेट क्या था इंडिया के स्वतंत्रता के पहले 3 डिकेड्स में। सो बताइए ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 डिकेड्स आफ्टर इंडिपेंडेंस हाउ वाज द इंडिया ग्रोथ रेट। बताइए कैसा ग्रोथ रेट था भारत का। वाज इट गुड, वाज इट बैड, एवरीथिंग यू जस्ट कमेंट। सो टेल मी द आंसर, व्हाट इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन है आपका स्लो था, मीडियम था, फास्ट था, वेरी फास्ट था। प्लीज टेल व्हाट डू यू थिंक इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। सो हाउ वाज द इंडिया ग्रोथ रेट। देखिए भारत का जो ग्रोथ रेट था पहला 3 डिकेड में वो स्लो था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब थोड़ा मैं आपको बता दूं व्हाई इट वाज स्लो। सी बेसिकली ये इसका आपको मैं डिटेली बता दूं तो जो हमारा एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट था, एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट, सो दिस वाज हाउ मच, दिस वाज 3.5%। ओके, सो ये हमारा दूसरे डेवलपिंग कंट्री से भी कम था। इसके पीछे क्या था कि ब्रिटिश रूल का लेगेसी। This was the first reason. The second was Cold War. The second reason was Cold War, जिस कारण से भारत ग्लोबल इकोनॉमी से आइसोलेट हो गया था। और दोस्तों गवर्नमेंट का फोकस था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे, ठीक है, जिस कारण से दोस्तों एक्सपोर्ट सेक्टर को नेगलेक्ट किया गया। तो लेकिन 1980s में फिर से ये ग्रोथ रेट पिकअप हुआ, 1980s में पिकअप हुआ, ठीक है, और 1990s तक नहीं हुआ क्योंकि कंट्री जो है सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ तक एक्सपीरियंस किया, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे सवाल बराबर पूछा जाता है, प्लीज मार्क इट वेरी इंपॉर्टेंट। दैट क्वेश्चन इज द फ्रेज हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ वाज क्वाइंड बाय। बताइए दोस्तों ये जो फ्रेज है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, ये किसने क्वाइन किया था। तो पहले मैं आपको समझा दूं कि ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है क्या।
ताकि आपसे यदि मान लीजिए सवाल कुछ और पूछ लिया जाए तो बेसिकली द मेन मोटिव ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव सेशन इज दैट यू जस्ट गेट एक्सपोजर टू ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट कैन बी फ्रेम्ड बेस्ड ऑन दिस टॉपिक and I provide you the detailed explanation for each and every question. So that is the main advantage of this particular video session. So now देखिए ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ को कॉइन किया गया राज कृष्णा के द्वारा. किसके द्वारा? राज कृष्णा के द्वारा. ऑप्शन ए. ओके 1978 में उन्होंने इस फ्रेज को यूज किया ताकि जो हमारा स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट था, दिस वाज द मेन पॉइंट, स्लो इकोनॉमी ग्रोथ रेट, इसको दर्शाने के लिए. तो उन्होंने आर्ग्यू किया कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ इसलिए है क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं. मैंने अभी आपको फैक्टर बताया. पहला बताया ना आपको कि लेगेसी ऑफ ब्रिटिश रूल. दूसरा बताया कि गवर्नमेंट का फोकस था कि हम इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करें, एक्सपोर्ट करना नहीं है, खाली इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट करना है. और तीसरा क्या फैक्टर था? गवर्नमेंट का जो इकोनॉमिक पॉलिसी था, आर्थिक नीति बहुत ही ख़राब थी. ठीक है, तो ये कृष्णा का फेज था हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ. ये कंट्रोवर्शियल था. कुछ लोगों का आर्ग्यू करना था कि ये इनसेंसिटिव है और ऑफेंसिव है. कुछ लोगों का कहना था कि एक्यूरेट है. इससे दोस्तों नीड फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म को हाईलाइट किया जाता है. अब इसे यूज़ नहीं किया जाता इस फ्रेज को, लेकिन ये चैलेंजेस का रिमाइंडर है कि जो भारत ने अपने अर्ली जो ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में फेस किया. ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं. लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 12 दैट वी हैव. सो आई थिंक वी हैव डिस्कस दिस क्वेश्चन. आई थिंक दिस इज रिपीटेड क्वेश्चन नाउ. सो फ्रेंड्स लेट मी अगेन रिटरेट दैट दोस्तों यदि आप मॉक टेस्ट देना चाह रहे हैं, हमारे पास यूनिट वाइज मॉक टेस्ट, डेली क्विजेज हैं. हमारे मॉक टेस्ट प्लान में दोस्तों आपको लगभग जितने भी डेली बेसिस पे क्विजेज आपको मिल जाएंगे, प्रति क्विजेज में 15 क्वेश्चन हैं. ये आपको चारों सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल हैं. हमारे पास यूनिट वाइज मॉक टेस्ट है जो कि वीकेंड में कंडक्ट किए जाते हैं. तो यदि आप मॉक टेस्ट में आपका प्लान अवेल करना चाहते हैं तो मॉक 11 कूपन कोड आज के लिए ही वैलिड है. इसे आप यूज कर लें और 11% इंस्टेंट डिस्काउंट ले लें किसी भी मॉक टेस्ट कोर्स में. जरूर इसे ग्रैब करें इस ऑफर को, तो ये इस कूपन कोड को यूज़ करके. दोस्तों मैं आपको अपने ऐप के बारे में बता दूं. आप प्ले स्टोर में जाएं, इस नाम को सर्च करें JIV NCIV मेड सिंपल और यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर दें. इंस्टॉलेशन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको एक OTP मांगा जाएगा. OTP आप डालेंगे आपके मोबाइल नंबर पे. तो फ्रेंड्स इस प्रकार का दोस्तों आपको ये पेज मिलेगा. और फ्रेंड्स आप यहाँ पे ट्रिपल डॉट पे क्लिक करेंगे. यहाँ पे फ्री मटेरियल का सेक्शन है, इसमें चले जाइए. तो यहाँ पे दोस्तों मैं डेली आप लोगों को फ्री क्विजेस प्रोवाइड कर रहा हूँ. तो ये फ्री क्विजेस केवल ऐप पे ही आप अवेल कर सकते हैं. तो ये ज़रूरी है कि आप हमारे ऐप को डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से. ये हमारा ऐप का नाम है JIV NCIV मेड सिंपल. सो दिस इज़ द नेम ऑफ आवर ऐप. सो यू कैन आइदर सर्च इट by the name or you can just check the description section of this video. I have provided the link there also. So you can use either of the method to install our app. Do install our app and take help of the quizzes that we are providing on daily basis. Now let's come to the next question. क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा पॉलिसीज है जिसने पॉजिटिव इकोनॉमिक आउटकम का पेव किया. सो फ्रेंड्स लेट्स सी द आंसर. सो देखिए बेसिकली डैश पब्लिश द फर्स्ट एस्टिमेट. किसने पहला एस्टिमेट पब्लिश किया था ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया इन इज बुक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया फॉर द ईयर 1867 to 1868. तो दोस्तों बताइए किसने पब्लिश किया था. तो ये सही जवाब है. दो ऑप्शन को जरा देखते हैं. RC देसाई, दादा भाई नौरोजी, एंगस मेडिसन. ठीक है, तो ये नाम तो हमने पहले भी देखा एंगस मेडिसन का. देखिए दादा भाई नौरोजी एक पारसी इंटेलेक्चुअल और पॉलिटिशियन थे. इन्होंने अपना पहला एस्टिमेट नेशनल इनकम इन इंडिया इन इस बुक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया पब्लिश किया था. इनके अनुसार इंडिया का जो नेशनल इनकम है, ठीक है, वो कितना था दोस्तों? वो था 340 करोड़. ठीक है, और पर एनम की बात करें तो ₹20 पर एनम. ठीक है, तो इनका जो एस्टिमेट था वो कुछ एजम्पशन पे बेस्ड था. पहला एजम्पशन ये था दोस्तों दादा भाई नौरोजी का कि एग्रीकल्चर आउटपुट को एस्टिमेट करने के लिए हम लोग एवरेज यील्ड ऑफ क्रॉप को यूज करते हैं. तो एवरेज यील्ड ऑफ क्रॉप. Okay. The next was the value of industrial output was estimated using the number of worker employed in each industry and the average wage. Okay. तो वैल्यू ऑफ इंडस्ट्रियल आउटपुट कैसे हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं, कितने वर्कर एम्प्लॉयड हैं.
नेक्स्ट है सर्विस का वैल्यू कैसे एस्टिमेट कर रहे हैं, कितने लोग एम्प्लॉयड हैं प्रत्येक सर्विस सेक्टर में। तो ये जो नैरोजी का एस्टिमेट था वो कंट्रोवर्शियल था उनके समय में, लेकिन दोस्तों बहुत सारे इकोनॉमिक्स के द्वारा आज के समय में इसे एक्सेप्ट किया जाता है। ये वैल्यूएबल स्टार्टिंग पॉइंट है इंडियन इकोनॉमिक कंडीशन को समझने के लिए। तो ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि आरसी देसाई ने पहला एस्टिमेट ऑफ नेशनल इकोनॉमी को पब्लिश नहीं किया था। ऑप्शन सी इज ऑल्सो रॉन्ग। सो द करेक्ट आंसर, एटकिंसन ने भी नहीं किया था। द करेक्ट आंसर इज दादा भाई नौरोजी। इन्होंने पब्लिश किया था फर्स्ट एस्टिमेट ऑफ द नेशनल इनकम इन इंडिया इन हिज बुक ब्रिटिश एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज GCFC, ओके GFCF सॉरी। तो क्वेश्चन इज GFCF स्टैंड्स फॉर, बताइए GFCF का फुल फॉर्म क्या है। वेरी नाइस क्वेश्चन, जरा ऑप्शन को देखते हैं दोस्तों। So let's see the option, the gross fixed capital formation, gross fixed currency frequency, grievance for fixed capital formation, grievance for fixed currency frequency। देखिए सही जवाब है इसका ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो मैं आपको इसके बारे में बता दूं, बेसिकली ये एक मेजर है कितना इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट में हो रहा है, ठीक है। सो व्हाट इज द मेजर ऑफ, दिस इज द मेजर ऑफ इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट इन एन इकोनॉमी, ठीक है। तो फिक्स एसेट क्या होता है, वैसा एसेट होता है इसके पास लॉन्ग लाइफ स्पैन है, जैसे बिल्डिंग हो गया, ठीक है। आपका बिल्डिंग के अलावा आप ले सकते हैं मशीनरी हो गया, ठीक है। तो ये सभी का दोस्तों क्या है कि ये सभी फिक्स एसेट में आते हैं। तो GCFC एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है इकोनॉमिक ग्रोथ का, ये एक मेजर है कितना इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है इकोनॉमी में, जिस कारण से प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट टू दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। So friends, in the next lecture we will discuss the remaining videos. So friends, if you are targeting JIB 2023 और दोस्तों हमारे पास डिफरेंट प्लान्स है, जैसे कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, वीडियोस प्लस PDF प्लस मॉक टेस्ट प्लस डेली क्विजेस भी हैं दोस्तों इसमें सारे सब्जेक्ट के लिए एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट ऑफ ₹2000 ओनली। यानी दोस्तों 2000 में दोस्तों आपके पास वीडियोज़ होंगे हर एक यूनिट के, PDF होंगे हर एक यूनिट के, मॉक टेस्ट होंगे हर एक यूनिट के, प्लस डेली क्विजेज होंगे हर एक यूनिट के एट नॉमिनल कॉस्ट ऑफ ₹2000। यदि आपको किसी एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट का ये प्लान लेना है तो आप 500 रुपीज़ में इसे एक्सेस कर सकते हैं। यदि दोस्तों आपको कंप्लीट थ्योरी PDF प्लान चाहिए, थ्योरी PDF प्लान का मतलब ये हुआ थ्योरी प्लस MCQs, तो यहाँ पे आपको ₹200 में मिलेगा। यदि दोस्तों आपको मॉक टेस्ट का प्लान चाहिए, यूनिट वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्लस डेली क्विजेस चाहिए, दिस विल कॉस्ट ₹700 एंड ओनली इफ यू नीड फॉर ओनली वन सब्जेक्ट दिस मॉक टेस्ट देन इट विल कॉस्ट ₹200। तो how can you access all this thing? Please install this app JIB and CIB made simple. Okay, do subscribe our YouTube channel and also join our Facebook and Telegram channel. Link is provided in the description section. I am daily providing you daily quizzes which you can take help of. So in the next lecture we will discuss the remaining portion. If you want PDF of this video, please install our app and check the free material section. यदि आपको इस particular videos का PDF चाहिए तो हमारे ऐप को इंस्टॉल कीजिए और जो हमारा फ्री मटेरियल सेक्शन है उसमें आपको इसका PDF मिल जाएगा। धन्यवाद।